नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जय उद्धवलंगतेय णाऊर्यसयल भुवन भवन गणो केवलनाण शरीरो अणंजनो नामो छंदो झाय जिणिंदयन्दं झाणाणल जीर्ण घायिकं मनसं जीर्णा जीर्ण हियारं जहो वै संपयासेहम्। कसाय पहाड़ ग्रंथ, इसमें इसकी टीका जय धवला आचार्य वीरसेन नाम से प्रचलित तथा आचार्य जिनसेन आचार्य द्वारा भी रचित यह टीका है। इसमें जीर्णाजीर्ण चूली का जय धवला पुस्तक 7 पेज नंबर 235 यहाँ जीर्ण चूली का है। मंगलाचरण में हमने 2-3 छंद पढ़े, 3 श्लोक गाथा। उसमें पहला है णमोकार मंत्र। णमोकार मंत्र चूँकि षट्खंडागम का मंगलाचरण है और प्रथानुसार हम पढ़ते भी हैं हर एक ग्रंथ के प्रारंभ में, लेकिन चूँकि कसाय पहाड़ का मंगलाचरण ही नहीं है, मूल कसाय पहाड़ का मंगलाचरण नहीं है, इसलिए हम षट्खंडागम का मंगलाचरण किया हमने। और टीका का मंगलाचरण है तो टीका का मंगलाचरण आप लोग को भेज देंगे। और जीर्णाजीर्ण चूलिका का मंगलाचरण निकाल लिया सबने चूली का। तो यहाँ झाय जिणिंदयन्दम झाणाणल जीर्ण घाई कम मनसम, यहाँ जो जिणेंद्र चंदम है, जिनेंद्र चंद्र है, यंदम यानी चंदम, जिनेंद्र चंद्र। फिर इसमें भी द्वितीय विभक्ति है। और झाणाणल जीर्ण घाई कम मनसम, इसमें भी द्वितीय है। तो विशेषण विशेष्य हो गए, जिणेंद्रयन्दम हो गए विशेष्य, और झाण यानी कुणाल भी है, झाण मतलब वो तो राण है, वो तुमने तो ध्यान बोला ना, ज्ञान बोला। तो झाण झैणम वो संयम जी का चल रहा है अभी। तो यहाँ पर झाण मतलब है ध्यान, झाण अणल, अणल अणल यानी अनल, अनल यानी अग्नि। तो ध्यान रूप भी अग्नि से क्या किया, झीण, झीण यानी क्षीण। अरे भैया झीण का मतलब बताओ ना, झीणा झीण में पहले बता रहे, झीण का मतलब अजीर्ण, झीण बताओ, झीण और अजीर्ण। अरे तो उसका वो रहित, झीण मतलब रहित। तो रहित यानी ध्यान रूपी अनल से उनने रहित हो गए हैं। किससे? घाई कम मनसम, घाई यानी घातिया, कम मनसम यानी कर्मों के अंश, यानी अंश भी नहीं बचा। ऐसे ही ये तो अपनी प्रदेश विभक्ति है, विभक्ति यानी चैप्टर, विभक्ति यानी क्या है, चैप्टर। ये अपनी प्रदेश विभक्ति की चूलिका है। इसमें शुरू में है भैया एक अनुभाग विभक्ति भी है, उसमें भी मंगलाचरण बहुत बढ़िया किया। मतलब ये वीरसेन आचार्य जिनसेन आचार्य मंगलाचरण भी जोरदार करते हैं। यानी वहाँ अनुभाग विभक्ति है तो वहाँ अनुभाग शब्द डाला उसमें, अनुभाग भाग मित्तो, और पूरा याद नहीं है प्राकृत का, लेकिन अनुभाग भाग मित्तो इतना, यानी अनुभाग का भाग। अनुभाग का भाग क्या होता है? अभिभागी प्रतिच्छेद। सामने आ जाओ ना, अनुभाग का भाग क्या होता है? अभिभागी प्रतिच्छेद। तो अभिभागी प्रतिच्छेद जितना भी, जिनके क्या नहीं बचा है, दोष नहीं बचा है, ऐसे करके अनुभाग का नाम लिया। यहाँ अपनी चल रही है प्रदेश विभक्ति। प्रदेश समझ रहे ना? देखो प्रकृति क्रम क्या है बताओ जरा। बंद के 4 वेद होते हैं, तुम लोग पढ़ी रहे हो सर्वार्थ सिद्धि में, अभी 8वां अध्याय पढ़ा होगा, तो उसमें सब नाम दिए हैं। तो क्या क्रम है? 4 प्रकार के बंद होते हैं। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश, प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशा बंध, ठीक है, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश। तो यहाँ अपना प्रदेश बंद चल रहा है। अब कहा था जैसे कल आपको विषय चालू करे तो मंगलाचरण समझ लिया अपन ने, और ऐसे ही मैं बताया था घाई कम मनसम, घातिया कर्मों के अंश। तो कर्मों के अंश क्या होते हैं? प्रदेश। कर्म तो मूल प्रकृति है और उसका प्रदेश, उसके अंश क्या होते हैं?
उसके प्रदेश, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर कम्मनसम कहकर प्रदेश को ले लिया। तो मंगलाचरण में जो समझाना चाहते हैं उसी का उन्होंने वहाँ पर एक अलंकार रूप में प्रयोग किया। झीणा झीणा ही आरम, झीण और अजीण, झीण झीण अहियार अधिकार, झीणा झीण नाम का जो अधिकार है मतलब चूली का है। जहो जहो यानी जहा था जहा, जहा यानी जैसे यानी यथा, और उपदेश यानी उपदेश, यथा उपदेश, संधि कर दो यथोपदेश, तो इसलिए यथोपदेश का क्या होगा जहोवेशम, ठीक है। और पया से हम का यहाँ तो लिखा है प्रकाशित करता हूँ, ठीक है। प्रकाश प्रकाश ये हम संस्कृत हो जाएगा प्रकाश ये हम, तो यहाँ लिखा है झाय यानी यहाँ कौन सा वो है मतलब आप प्रत्यय बता सकते हैं वैसे झाय लेप 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 है एक वो होता है ना ऐसा करके त्वा 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 टाइप का है कि ऐसा करके फिर ऐसा करता हूँ। लेप तो होता है करके वाला, तो फिर वो होता है छत्री छत्री छानच तो कर रहे हैं, हाँ करते हुए अपन ने किया करके, अच्छा करके भोजन करके पढ़ने बैठे तो त्वा अहम वयम भोजनम कृत्वा कृत्वा अध्ययनम करो क्या है करोमि करोवह करोमः वयम करोमः ऐसे करके। तो जिनने ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा घातीय कर्मों से रहित हो गए हैं, ऐसे जिनंद चंद्र को ध्याकर क्या करता हूँ जीणा जीर्ण झाई मतलब ध्याकर क्या कर रहे हैं जीणा जीर्ण अधिकार को यथा उपदेश प्रकाशित करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाएंगे, जैसा है वैसा करेंगे। ये तो अपना मंगलाचरण हो गया। अब जय धवला की पुस्तकों में किसका वर्णन है सही है उसका अपन को यहाँ पर देखना है। देखो भैया जो एक भी दिन नहीं आएगा अगले दिन हम कोई रिपीटेशन नहीं करेंगे, यानी जितने लोग बैठेंगे उतनों को समझाएंगे, क्योंकि अपन तुमको विषय की कीमत नहीं समझ आ रही। जीवन में एक भी बार सुनने नहीं मिलने वाला था वो एक बार सुनने मिल रहा है, फिर भी नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को 5-6 कॉल लगा लिए कोई दिक्कत नहीं, तो रिपीट नहीं होगा। जिनको साधारण बात चले जाके तो भैया पढ़ा देना, क्योंकि अगले दिन से आएंगे तो समझ में कुछ आएगा नहीं, है ना। ठीक है, देखो जय धवला की 16 पुस्तकें हैं। वीरसेनाचार्य जिनसेनाचार्य तो यही लिख के गए थे, वीरसेनाचार्य एक लिखे गए, वीरसेनाचार्य जिनसेनाचार्य कुछ भी बोलो अब तो वीरसेनाचार्य ही बोलेंगे, जिनसेनाचार्य का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि भाई वो श्रेष्ठ थे, जो बड़े होते हैं उनका नाम लेते हैं, जैसे भूतबली आचार्य और पुष्पदंत आचार्य। भैया कितने सारे उसमें 6000 और 30,000, 5 खंड में 6000 और अकेले 6वें खंड में 30,000 सूत्र लिख पूरे षटखंडागम में है। उसमें से मात्र 177 सूत्र किसने लिखे हैं पुष्पदंत ने, और बाकी सबके नाम लिखे भूतबली आचार्य ने। मतलब कितना परसेंट हो गया, आधा परसेंट भी नहीं लिखा है यहाँ पर तो, लेकिन फिर भी पुष्पदंत आचार्य पहले हैं। क्यों उन्होंने शुरू किया, उससे भी बड़ी बात है वे बड़े थे तो बड़े का नाम लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 33% टीका लिखी है वीरसेनाचार्य ने, स्टार्टिंग उन्होंने की, बड़े थे। और धवला भी चूँकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है तो धवला जय धवला दोनों किसके में जाता है वीरसेनाचार्य के, यानी कि जिनसेनाचार्य लिख गए टीका श्री वीरसेनिया शेषा पद्धति पंजिका, यानी टीका यदि है कहीं पर तो वो तो वीरसेन लिख के गए हैं, बाकी लोग तो पद्धति पंजिकाएँ लिखते हैं। पद्धति पंजिका क्या होता है परीक्षामुख पंजिका, पंजिका मतलब है बस शब्द, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, 6 शब्द हो गए, 6 शब्दों का अर्थ बता दो बस, ये है तुम्हारी पंजिका। और ऐसे एक पद्धति होती है, पद्धति में भी थोड़े विस्तार से लिखा जाए वो पद्धति होती है। तो कह रहे हैं दुनिया में जितने लोग हैं भैया वे तो क्या लिख रहे हैं पद्धति पंजिका लिख रहे हैं। और टीका किसके द्वारा लिखी गई है वीरसेन ने लिखी है, टीका श्री वीरसेनिया, वो उसको स्त्रीलिंग कर दिया वीरसेनिया, तो वीरसेन ने जो लिखी वो टीका है। बाकी लोग तो क्या कर रहे हैं कोई भी ग्रंथ हो पद्धति पंजिकाओं में खेल रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक बढ़िया प्रयोग किया है। तो 16 भागों में प्रकाशित करने के हिसाब से 16 पुस्तकें हैं, कायदे से एक ही है, पांडुलिपि एक ही है, उसको 16 भागों में। देखो सरल बता रहे हैं आप लोग को, जैसे बता दिया 10 करण होते नहीं हैं, कितने होते हैं 3 होते हैं, तो 3 करणों को अपन पकड़ो। अब ये जो जय धवला है इसमें 15 अधिकार हैं, कितने अधिकार हैं देखो, अधिकारों में भी देखो, इसकी गाथाओं में भी विभिन्न मत हैं, 2 मत हैं, 180 कसाई पहाड़ की गाथाओं में भी मत है
180 है कि 233 है, ये दो मत है। मतलब है तो 233, लेकिन गुणधर आचार्य ने 180 लिखी कि फिर बाकी की 53, 180 में 53 जोड़ो 233 हो गए, 53 यानी 53। तो पूरी 180 उन्होंने लिखी है कि फिर 233 पूरी की पूरी, वो भी उन्होंने लिखी, इस पर मत है। ठीक है, अपन धीरे धीरे, इतिहास ज़्यादा नहीं बताऊंगा एक दिन में, जैसे 1-2 बात आज बता दी, 1-2 बात कल बताएंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, इतना हो गया, इसलिए 3-4 पेज छोड़ने बोला था। अब अपन चलते हैं आगे। तो गाथाएँ हो गई, ऐसे इनके अधिकारों में भी विभिन्न मत है। मूल गुणधर आचार्य ने अलग अधिकार बताए 15, लेकिन उन्होंने अलग विभाजन किया। फिर उनके चूर्णी सूत्रकार कौन है भैया? संयम यति वृषभाचार्य, उनने अधिकार तो 15 ही रखे, लेकिन उन्हें अलग रखे, किन्हीं 2 को जोड़ दिया और कोई एक था उसके 2 टुकड़े कर दिए। और फिर वीरसेनाचार्य टीकाकार, उनने कही हम एक और बताएंगे। तो उनने अलग नहीं, उनने एक और तरीके से अधिकार तो 15 ही है ना, 16 हो ऐसे 16 पुस्तकों में है, लेकिन अधिकार तो तीनों के हिसाब से 15। और उनने कही एक और सुन लो, तो उनने एक और प्रकार से बता दिया, मतलब उनने ही बता दिया जितने प्रकार से उनने कहा, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 बहुत सारे प्रकार से है, 3 उसमें प्रमुख है। वीरसेनाचार्य ने 3 संकलित कर दिए, फूलचंद जी ने बढ़िया जय धवला 1 में तीनों का चार्ट बना दिया। फूलचंद जी बहुत बढ़िया काम कर गए हैं। तो फूलचंद जी ने धवला का सह संपादन किया है, जय धवला का प्रमुख संपादन और महाधवला का प्रमुख संपादन, तीनों में कॉमन है तो फूलचंद जी है। महाधवला में उनके साथ कोई नहीं है, जय धवला में यहाँ पर कहने को इनके साथ हैं कैलाश चंद जी, यहाँ देखो यहाँ नहीं लिखा है, संपादक, तो इसमें कहने को है, बाकी 90% काम तो फूलचंद जी नहीं किया है ऐसा। तो इनमें क्या है, ये पूरा फूलचंद जी के हाथ में था, तो उनको पता है कि इसको जो पढ़ने वाला है वो गोमट सार और लब्धि सार आदि पढ़ के आया है, उसका क्या लेवल है उनको पता है। तो उस हिसाब से उन्होंने विशेषार्थ लिखे हैं, कहीं कहीं तो 4-4 पेज के विशेषार्थ लिखे हैं। तो जैसे दादा का अनुशीलन है, उसको अपन तात्पर्य पढ़ लो, फिर पढ़ लो, तो वो दादा बताते ना भाई एक अमेरिका में भाई रहते वो ऐसा, वैसे ही हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इनके विशेषार्थ पढ़ लो, आपको नहीं समझ में आ रहा 3-4 पेज पढ़ लो, विशेषार्थ मिल जाएगा एक बार, वो पढ़ लो, वो पढ़ के विषय पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। हाँ, सार नहीं, मतलब उसको ईजी भाषा में सार, लेकिन उसके लिए बात मैंने क्या बोली, गोमट सार का अध्ययन होना चाहिए, वरना वो विशेषार्थ भी समझ में नहीं आएगा, बात ऐसी रहती है। क्लियर? चलो, अब पहला अधिकार देखो, जय धवला पुस्तकवार बताता हूँ, अधिकारी बताते जाऊँगा। पहली जो पुस्तक है उसका नाम है पेज दोष विहत्ति। आर्जव कल बोल रहा था ना, पेज दोष पाहुड़ भी नाम है, इसका नाम क्या है? कसाय पाहुड़। कसाय 2 प्रकार की है, राग और द्वेष। तो पेज मतलब होता है राग, पेज मतलब क्या होता है? राग, और दोष मतलब होता है द्वेष, प्राकृत है। तो पेज पे आधा जा पूरा जा 2 स मत करना कोई, द्वेष में तो षटकोण का होता है, अपन की प्राकृत है बुंदेलखंडी बिल्कुल, तो उसमें अपन को स करना है, पेज दोष पाहुड़, ठीक है, पाहुड़। कुछ और बोला, नहीं, ये तो ग्रंथ का नाम बता दिया मैंने। अच्छा, पेज दोष पाहुड़, ये किसका नाम है? तो अपने कसाय पाहुड़ का ही नाम है। एक ये तो ग्रंथ का नाम हो गया। अब इसका पहला अधिकार है पेज दोष विहत्ति। यहाँ कहीं लिखा है क्या? देखो यहाँ तो लिखा ही है, बाकी विहत्ति प्राकृत शब्द है, क्योंकि प्राकृत में ना सब इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी इसकी संस्कृत होगी विभक्ति। क्या होगी? विभक्ति। और विभक्ति 7 विभक्तियाँ वाला नहीं है भैया, विभक्ति यहाँ पर है डिवीज़न। हाँ, मतलब उसकी जो रेखा होती है ना 2 चीज़ों को डिवाइड करने की, उसको बोलते हैं अपन विभक्ति, विभक्त करना, ठीक है। विभक्ति प्राकृत में, और विभक्ति जो 7 विभक्तियाँ होती है वही वाली विभक्ति नहीं है, स्पेलिंग बस वो है ऐसा, ठीक है। चलो, पहले ही पुस्तक में वो है, आज अपने को 5-7-10 मिनट में ही देखना है शुरू में। दूसरी, अब देखो भैया, जैसे आपको कल बोला था, विशाल चला गया था शायद, 3 ही करण होते हैं, 10 नहीं होते हैं करण। अब वो कल चला गया था ना इस टाइम पे ये बात, अब फिर तो वो अभी थोड़ा समझा देना भैया। तो 3, बाकी 7 करण 3 में ही आते हैं, तो बाकी के 7 के लिए तो चूली का पढ़ रहे हैं अपन। ये कौन सी पुस्तक में है? ये 7वीं पुस्तक में चूली का है। सबसे पहले सत्व क्या है? सुनो तो, अभी तो सुनो। सबसे पहले सत्व, इस पुस्तक में जो कसाय पाहुड़ है, इसमें सबसे पहले किसका वर्णन है? सत्व का। फिर सत्व के बाद किसका वर्णन है? उदय, बंध का। और फिर तीसरे नंबर पर है इसका उदय का। देखो, अब ये 3 चीज़ों का वर्णन इसमें है। क्लियर हो गया?
इतना वर्णन आपको 11वीं पुस्तक तक है। क्या बोला? ये जो सत्व, बंध, उदय, ये 3 बातों का वर्णन अपने को 11वीं पुस्तक में है और बचे 11वीं पुस्तक तक। बाकी की 5 पुस्तक अपन कल देख लेंगे। बाकी की 5 पुस्तकें कल देख लेंगे। 16 हैं टोटल, अधिकार 15 हैं, तो वहाँ के अपन अधिकार और पुस्तकें कल देखेंगे। आज अपन 11 पुस्तकें देखेंगे बस। अब कोई कहेगा 11 क्यों किया, 10 कर देते, कल 6 बता देते। विषय के हिसाब से अपन देख रहे हैं। देखो शॉर्ट बोल रहा हूँ। पेज जो 282 पहला अधिकार है वो पहली पुस्तक में है। उसमें पूरे ग्रंथ को सामान्य रूप से बस बताया है। जैसे समय सर शांति जी बता रहे हैं ना, 12 गाथाओं में सब है, क्या क्यों कैसे, और उस सब को अधिकारों से भी जोड़ा था। 12 गाथाओं में देखो, इस गाथा में ये अधिकार आ गया, इस गाथा में। ऐसे जो पहली पुस्तक है उसमें पूरी आगे की 15 पुस्तकों की विषय वस्तु संक्षेप में यहाँ बता दी है। इंडेक्स टाइप है ना। और वो 350-400 पेज की वो हो गई। उसमें 125 पेज की प्रस्तावना आदरणीय फूलचंद जी, आदरणीय महेंद्र कुमार जी और आदरणीय कैलाश चंद जी, इनके द्वारा लिखी गई है। महेंद्र कुमार जी और फूलचंद जी को इसका काम दिया था। कैलाश चंद जी केवल सत्ता मात्र थे, ग्रंथमाला संपादक थे। ग्रंथमाला संपादक मतलब कोई भी ग्रंथ छपेगा ये प्रमुख संपादक हैं। जैसे भारतीय ज्ञानपीठ से जुड़ गए 2 लोग, A.N. उपाध्याय और मान लो कैलाश चंद जी, 2 जुड़ गए। अब वो हैं। अब यदि फूलचंद जी को सरवार सिद्धि भी छापनी है तो नाम तो फूलचंद जी का रहेगा, लेकिन उसमें ग्रंथमाला संपादक कौन रहेंगे? जो पहले से तो परमानेंट है। ग्रंथ बदलता जाएगा, संपादक बदलता जाएगा, लेकिन 2 ऐसे कैलाश चंद जी जो भी होंगे, जो मुझे ख्याल नहीं है ना, तो वो अभी ऐसा चल रहा है अपना काम। उसी प्रकार उनने वो उसको प्रस्तावना है और विषय वस्तु है। अब देखो भैया, पहली पुस्तक में तो हमने बोला संक्षेप है। अब इसके बाद क्या है भैया? 3 बातें ना, बंध, सत्व, उदय। इसमें सबसे पहले क्या है इस ग्रंथ? सत्व। दूसरी पुस्तक से 7वीं पुस्तक में सत्व। लिखो अभी, दूसरी से 7वीं पुस्तक में है सत्व। लिख लिया। 8वीं 9वीं पुस्तक में है क्या होना चाहिए दूसरे नंबर पे? बंध। और 10वीं 11वीं पुस्तक में है उदय। संक्षेप, ठीक है। 11वीं 10 11, ठीक है। अपन 11 के आगे कल देखेंगे लास्ट पास पे। अब देखो, सत्व भी 4 प्रकार का, सुनना भाई। प्रकृति सत्व, स्थिति सत्व, अनुभाग सत्व, प्रदेश सत्व। ऐसे ही उदय भी 4 प्रकार का और बंध भी 4 प्रकार का। अब देखो कौन सी पुस्तक में क्या वर्णन है वो अपन देख रहे हैं। तो जो पहले देखो कुणाल, दूसरी से 7वीं कितनी पुस्तकें हो गई? 2 से 7 पुस्तकें कितनी हो गई? 4 6 हो गई ना, 6 हो गई। 6 पुस्तकें हो गई। 6 पुस्तकों में सत्व का वर्णन है। सत्व कितना है? 4 प्रकार का। तो 6 पुस्तकों में 4 सत्वों का वर्णन अपने को देखना है। तो दूसरी पुस्तक में है प्रकृति सत्व। दूसरी मतलब ये 6 में से पहली। दूसरी पुस्तक 16 में दूसरी है। और सबको क्लियर हो रहा है ना? हाँ। बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं अपन। तो आप लोग को ऐसी ना, जैसे जयदा वाला 16 की 16 ऐसी आंखों के सामने रख दें, इतनी है तो अपने को दिखना चाहिए इसमें ये, इसमें ये, ऐसे करके झलकना चाहिए पूरा। ऐसा सत्व है ना, प्रकृति सत्व। इसको अपन सुनो, ये तो सत्व आपको बोल रहे हैं। अब इसको विभक्ति शब्द का प्रयोग किया ना अपन ने, तो रियल इसका नाम है विभक्ति। विभक्ति सत्व है कोई भाई, लगा लो यार, अब तो संस्कृत प्राकृत का खेल रहे हो, ठीक है। मूल उसका नाम है पयड़ी। प्रकृति को क्या बोलते हैं? पयड़ी। पयड़ी विभक्ति। दूसरी पुस्तक में क्या है? पयड़ी विभक्ति। सत्व तो मैंने अपनी तरफ से आप लोग के लिए सरल करने, उसको ब्रैकेट में कर लो अब। वर्णन उसका। हाँ, पयड़ी विभक्ति, इसको ब्रैकेट में कर लो जो बोला। और मूल नाम क्या है? पयड़ी विभक्ति। क्लियर है? दूसरी पुस्तक हो गई। अब तीसरी चौथी पुस्तक में क्या, कौन सी विभक्ति है भैया कुणाल दूसरे नंबर पे? प्रदेश, स्थिति। ये तो क्रम याद कर लो, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। तो तीसरी चौथी इन 2 पुस्तकों में स्थिति विभक्ति का वर्णन अपने को है। क्लियर? क्या नाम है? थिति विभक्ति। थिति। और थिति में भी अब कैसे? थिति में भी स्पेलिंग आप लोग को बराबर बतानी पड़ेगी। वो थिति में आधा ठ, फिर आधा ट, थिति, ऐसे थिति।
देखो आधा ट, हाँ हाँ थिदी, बड़ी है कि छोटी? वो बड़ी है मेरे ख्याल से, देखो बता देता हूँ थिदी। ओह माय गॉड, आटा आता है बड़ी, ना? हाँ आटा आता है ना? दोनों बड़ी है कि दोनों? दिखा देता हूँ वो, बाकी अभी थिदी, हाँ हाँ बस वही वट्ठ के रोता तो चलो मान लेते। यहाँ तो स्थिति लिखा है इनने यहाँ पर ऊपर, बाकी द है ना? फिर मैं बता देता हूँ, फिर भी एक बार बता दो भाई, वो स्पेलिंग ही पूछ रहा है, बताना पड़ेगा ना। ये लो भैया, तो यहाँ तो इनने खाली एक लिखा है, यहाँ ऐसा प्रयोग किया है इनने, बाकी मैंने जितनी जगह देखा है उसमें आधा ट करके फिर ठ करते हैं, ट के नीचे ठ लिखते थे ना वो। अब वो ऐसा शायद ऐसा करते होंगे, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है, जब वो पहला शब्द नहीं होता होगा, बीच में शब्द आता होगा ठिदी, तो वो संयुक्त अक्षर को फास्ट बोलते हैं ना, यहाँ जोड़ के बोलते हैं, वैसे करके प्राकृत का कोई नियम होगा। अभी सामान्य ये लिख लो भैया, टा में छुटी की, दा में छुटी की, हाँ थिदी कर लो, और वो टा भी जोड़ता है उसमें, मेरे जयधवला में कहीं मेरे को मतलब वो तो है ही, तो मन से तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो तीसरी चौथी में स्थिति विभक्ति, थिदी विभक्ति। फिर पांचवी में आ जाओ, पांचवी में है अनुभाग विभक्ति, तो अणुभाग विभक्ति, अणुभाग विभक्ति। क्लियर भाई सब। और बची छठवीं सातवीं पुस्तक, तो छठवीं सातवीं पुस्तक में कौन सी रहेगी भैया कुणाल? प्रदेश, पदेश, प्र का पा कर लेना और श का स कर लेना, पदेश विभक्ति, बराबर छे, बराबर छे। चलो भैया ये अपना हो गया पदेश विभक्ति। तो अपना ये देखो, अब सातवीं पुस्तक के एंड में अपन चूली का पढ़ रहे हैं, अधिकार पूरा होता है तो चूली का आती है, सही बात है। द्रव्य संग्रह में पहला अधिकार पूरा हुआ तो चूली का आई। छठखंडागम में पहला खंड पहली से पांचवी पुस्तक में पूरा हुआ तो छठवीं पुस्तक में 9 चूली का आई, 9 चूली का है, पहले खंड की 9 चूली का है, उसमें पूरी छठवीं पुस्तक निकल गई। धवला भैया, ग्रंथ बदल गया, वो जयधवला है वो धवला है, ऐसा। तो इसमें चूली का है, झीणा झीण चूली का, इसलिए भी लिख लो सातवीं पुस्तक में प्रदेश विभक्ति तो है ही, और झीणा झीण जो है वो चूली का यहाँ आई है, क्योंकि क्या हो रहा है, सत्व प्रकरण, सत्व कौन सी पुस्तक से कौन सी पुस्तक, 2 से 7, तो प्रकरण पूरा हो रहा है तो चूली का यहाँ पर दी गई है, तो चूली का अपने यहाँ पर आई है, उसका नाम है झीणा झीण। और एक और चूली का है इसके बाद, हाँ झंडा वाला, झा में बड़ी की, णा में आ की, झा में फिर बड़ी की, णा, और चूली, चूली का लिख लो, प्राकृत में चूलिया, चूलिया है ना। और इसके बाद एक और चूलिया है स्थितिग, स्थिति और ग, स्थितिग एक और चूली का है। सातवीं पुस्तक में क्या है, तो प्रदेश विभक्ति छठवीं में थी, प्रदेश विभक्ति के बाद बची प्रदेश विभक्ति सातवीं में आ गई, और फिर चूली का, झीणा झीण चूली का, पहली चूली का, 2 चूली का है इसमें, झीणा झीण चूली का, और स्थितिग, स्थिति लिख के ग लिख लो, स्थिति ग, स्थितिग चूली का, बराबर छे। चलो बहुत बढ़िया। दूसरी चूली का स्थितिग, स्थिति ग, यदि अपने को संयोग बनेगा तो अपन इसके बाद ये चूली का ही पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी तो अपना विचार इसका है झीणा झीण चूली का अपन पढ़ रहे हैं। अब आप लोग को दिख रहा होगा भैया अपन कितने आगे आकर इसको पढ़ रहे हैं, यानी 16 पुस्तकें हैं तो अपन 7वीं पढ़ रहे हैं, यानी हाफ होने वाला है, ठीक है। अब 8वीं 9वीं पुस्तक में क्या है भैया विशाल? 8वीं 9वीं में अभी आगे का बंध है, तो इसके लिए संस्कृत नाम है बंध गो, वो बंध कहा होता है ना, बंध कहा, तो कहा का वो ओ कर देते हैं अपन, तो ऐसे प्राकृत में नाम तो ऐसे रामो नाम ही होता है सीधा, पहला रूप क्या बनता है, रामा नहीं बनता, रामो बनता है, तो बंध को, बंध गो, गाना का गा करते हैं अपन, बंध गो क्या है चूली का? नहीं, अब तो अधिकार लग गया ना दूसरा। 8वीं 9वीं का, 8वीं 9वीं में क्या है, प्रकरण पूरा बंध, तो 4 प्रकार का बंध है, कौन कौन सा?
वही प्रकृति स्थिति अनुभाग, और इसमें केवल मोहिनी कर्म का वर्णन है पूरे ग्रंथ में। महाधवला में आप जाओगे तो वहाँ पे 8 कर्मों का वर्णन है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, खाली प्रदेश का। सत्ता का अलग ग्रंथ बन जाता है इससे बड़ा, और उदय का और ग्रंथ बन जाता। वहाँ सिर्फ बंद में 4 प्रकार के बंद का वर्णन, 4 प्रकार का बंद है, प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश, 8 कर्मों का वहाँ लिया, तो उसमें 7 पुस्तकें उसकी बन गई। उसकी महाधवला, महाबंध महाधवला उसका नाम ही है। देखो दूसरे षटखंडागम के 6 खंड हैं, दूसरे खंड का नाम क्या है? भी सही है, जीवठान खुद्दाबंध। खुद्दाबंध प्राकृत है, उसका संस्कृत होगा क्षुद्रक बंध। क्षुद्र अपन बोलते हैं ना, क्षुद्र जीव है। क्षुद्र जीव क्या होता है? हीन जीव, छोटा जीव होता है क्षुद्र। तो उसमें एक ही पुस्तक, 7वीं पुस्तक में बस वर्णन है, थोड़े में हो गया, तो वो छोटा बंध है, छोटा बंध। और 6वें खंड का नाम क्या है? महाबंध। दूसरा खंड है छोटा बंध, और 6वां खंड है बड़ा बंध। तो जो वो क्षुद्रक बंध है, तो उस क्षुद्रक बंध का नाम खुद्दाबंध, और महा का तो प्राकृत भी महा होता है, इसलिए महाबंध 6वीं पुस्तक, उसमें 7 पुस्तक लग गई। तो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग पहली 7 पुस्तकें हैं वहाँ पर। वहाँ की तो 2 मिनट में विषय बता दें आपको 7 पुस्तकों का। सबसे कठिन वही है धवला, जयधवला, महाधवला में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी तो धवला है, सेकंड नंबर पे छोटी है जयधवला। 72,000 श्लोक प्रमाण, 60,000 श्लोक प्रमाण, 30,000 इसके श्लोक प्रमाण, तो 30,000 सूत्र हैं इसके, जितने श्लोक प्रमाण महाबंध के। वो टीका नहीं है, वो उसको महाधवलापन क्यों बोलते हैं? मुख सुख, धवला जयधवला महाधवला नाम है उसका, महाबंध। टीका भी का नहीं लिखी उस पर किसी ने, वो मूल है पहली सोपज्ञ नहीं है, वो सूत्र ही है, सूत्र ही है। हाँ, क्यों कहते हैं सोपज्ञ टीका? अरे वो समझ लो विस्तार से जितने छोटे सूत्र इनने यहाँ लिखे हैं, मतलब षटखंडागम में, कसाय पाहुड़ में, चूर्णी सूत्र में, उतने शॉर्ट में वहाँ नहीं लिखा हुआ, सूत्र ही है, लेकिन लंबे लंबे सूत्र हैं, तो वो सूत्र ही में विस्तार हो गया है। ऐसा पहली पुस्तक में वहाँ पर ये लिखना मत, लिखना हो तो लिख लेना, बाकी मिक्स ना कर लो। इसलिए देखो पहली 7 पुस्तकें हैं, 4 बातें हैं, प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश, 8 कर्मों का बंद करना है अपने को वहाँ पे। तो पहली पुस्तक में वहाँ प्रकृति, दूसरी तीसरी में स्थिति, चौथी पाँचवीं में अनुभाग, और 6वीं 7वीं में प्रदेश। तो प्रकृति को 1, स्थिति के 2, अनुभाग के 2, प्रदेश के 2, हो गई महाधवला। ऐसे नहीं हो गई जितना समय इसको पढ़ने में लगे ना जयधवला को, 16 पुस्तकों को, उतना समय या उससे भी ज़्यादा समय आपको 7 पुस्तकें महाधवला पढ़ने में लग सकता है। वो क्योंकि पहली शताब्दी की रचना है, ज़्यादा गूढ़ है, समझने में दिक्कतें आएंगी। और ये कैसा है, अभी थोड़ा सरल है, विस्तार टीका। आए वापस 8वीं 9वीं पुस्तक में क्या है? बंध को 4 प्रकार का बंध है, प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश। तो 8वीं पुस्तक आधी, 8वीं पुस्तक दूसरी आधी, 9वीं पुस्तक आधी, 9वीं पुस्तक दूसरी आधी, 4 भाग में बांट लो 2 पुस्तकों को, तो बस वही 8वीं पुस्तक में प्रकृति और स्थिति, और 9वीं पुस्तक में अनुभाग और प्रदेश, आधी आधी पुस्तक में 500-500 की हैं, तो 250-250 ऐसे समझ लो मोटा मोटा। पुस्तक में चूली कहाँ है? ठीक है। और ऐसे ही अपन आ जाओ उदय में। नहीं इसको नहीं बोले, इसमें तो खाली वही बोला उनने नॉर्मल, वो तो पैड़ी विहत्ति, विहत्ति का शब्द उनने केवल सत्व में प्रयोग किया है। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर थिदी बंद ऐसा है। तो पैड़ी विहत्ति है, ये पैड़ी विहत्ति क्या है? दूसरी पुस्तक का नाम है या फिर वो 15 अधिकारों से पहले अधिकार का नाम है? क्या है पैड़ी? वो अभी तुम समझ लो, मैंने वो क्या है, 3 प्रकार से अधिकारों का विभाजन है। हाँ। तो मैं क्या बोलूँ, इसलिए किस हिसाब से? अभी अधिकार समझ लो, अधिकार है ना। तो देखो भैया ध्यान से सुनना, पहला अधिकार था पेज दोष विहत्ति, दूसरा अधिकार था पैड़ी विहत्ति, तीसरा था ठिदी विहत्ति। तो जो विहत्ति वाले हैं ना, विहत्ति में तो 4 है, सत्व के 4 हो गए, चारों को 4 अधिकार पकड़ा दिए। लेकिन जो यहाँ पर बंध को आया ना, बंध को, इसका एक ही अधिकार रखा। अच्छा, चारों का एक अधिकार, तो ये कौन से नंबर का अधिकार हो जाएगा? 6वें नंबर का। पहला अधिकार है पेज दोष, दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ये है सत्व के 4। तो चारों को 4 अधिकार पकड़ा दिया अलग अलग। 6वें बंध को, उसको वो खुद ही अधिकार है, उसके तुम 4 उपाधिकार समझ लो तो समझ लो। प्रकृति प्रदेश नहीं, 6वें और 7वें में प्रदेश सत्व का वर्णन है। अरे अधिकार एक है, अधिकार और पुस्तकों में कंफ्यूज हो रहा है अरे ऐसा है कि पहली पुस्तक में पहला अधिकार है जिसका नाम है पेज विहत्ति, पेज दोष विहत्ति, ये पहले अधिकार का नाम है जो पहली पुस्तक में है। दूसरा अधिकार आता है तुम्हारी दूसरी पुस्तक में जिसका नाम है पैड़ी विहत्ति,
ठीक है। तीसरा अधिकार आता है तीसरी चौथी दोनों पुस्तकों को मिलाकर, वो तीसरा ही अधिकार है। अधिकार नंबर 3 जो तीसरे चौथे में, इसका नाम है नंबर 3 है तीसरी चौथी पुस्तक में, अधिकार नंबर 4 है पांचवी पुस्तक में, अधिकार नंबर 5 है छठी सातवीं पुस्तक में, और अधिकार नंबर 6 है 8वीं 9वीं में, जिसमें चारों प्रकार के बंद इसमें आ गए। अब 7वां अधिकार क्या है? क्लियर है? नहीं हुआ तो क्लास के बाद अभी क्लास के लिए इतना पर्याप्त है, तुम लोग समझा देना, ठीक है। अब 10वीं 11वीं पुस्तक में क्या आ रहा है भैया? उदय सुनना, उदय लिख लो ब्रैकेट में लिख लो, लेकिन इसका नाम है वेद गो। जैसे वहाँ था बंद गो बोला गो वेद गो मतलब है, ऐसे देखो भैया सही हम बताएगा, जैसे बंध गो था, बंध गो किसका प्राकृत हुआ है? बंध कहा। ऐसे ही वेद गो है, तो ये किसका प्राकृत हुआ होगा? वेद कहा, सही है। वेदनम करोति इति वेद कहा। तो उदय कोई तो वेदन बोलते हैं, सप्ताह में कोई नहीं बोलते वेदन। वेद कहा एक प्रकार से कर्ता भी तो आ सकता है। हाँ, वेदनम करोति मतलब करता, तो वही जो वेदन कर रहा है। हाँ, जो वेदन कर रहा है, ठीक है। तो अब जो 3 तरीके से लगाता है ना, कर रहा है, करा रहा है, क्रिया मात्र, उसको भी क्रिया को भी तीनों प्रकार से, वो तुम्हारे कर्म साधन, करण साधन और भाव मात्र। हाँ, वही क्रिया मतलब भाव, एक ही बात होती है। 3 साधन अपने लग जाते हैं। तो ये अपना क्या हो गया? ये अपना जैसे अपन ने 8वीं 9वीं पुस्तकों को 2 पुस्तकें थी, उसको आधा कर लिया, 8.1 8.2 9.1 9.2, उसमें प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश। देख ऐसे ही यहाँ पर करो। 10वीं 11वीं पुस्तक है, 10.1 में क्या होगा? पायडी वेदगो, 10.2 में थ्री वेदगो, फिर 11.1 में अनुभाग वेदगो, और 11.2 में पदेश बस हो गया अपना। आज अपन को इतना ही समझना था। तो इस प्रकार अपने को 11 जयदेवला पुस्तकों का परिचय मिल गया, ठीक है। अब आगे की जो 5 पुस्तकें हैं, उसमें एक गुणस्थान से दूसरा गुणस्थान कैसे प्राप्त होता है, यानी ये 5 पुस्तकें प्राण हैं जो हमारे पास गुणस्थान बचा है आज जो है हमारे पास, उसको अपने को थोड़ा धवला में भी है, लेकिन प्राय जो मुख्य है स्थिति कांड का, ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब किसमें है? इन 5 पुस्तकों में है। इन्हीं 5 पुस्तकों के आधार से लब्धिसार लिखा गया है। लब्धिसार की शुरुआती 12वीं पुस्तक से है, यानी आखिरी की 5 पुस्तकों का सार लेकर लब्धिसार छपड़ासार नाम के ग्रंथ लिखे गए श्रीमान नेमी चंद्राचार्य के द्वारा। क्या पढ़ने के लिए? जयदेवला बोला ना, गोमटसार कर्मकांड, और उसका लब्धिसार मत भी पढ़ो, क्योंकि तुमको यदि शुरू की 11 पुस्तकें पढ़नी है तो लब्धिसार नहीं पढ़ना है। हाँ, लब्धिसार पढ़ना, यदि आगे की लास्ट की 5 पुस्तकें जिनका हम कल देखेंगे वो पढ़ना है तो लब्धिसार पहले पढ़ लो। छपड़ासार उसका 5वां अधिकार है। लब्धिसार में 5 अधिकार हैं, 5वें का नाम छपड़ासार है, तो इसलिए लब्धिसार छपड़ासार बोलते हैं। वो अधिकार बहुत बड़ा है, 5 एक तरफ, 4 एक तरफ और 5वां अधिकार एक तरफ, इसलिए छपड़ासार अपन बोल देते हैं। तो वो जो अधिकार उसको पढ़ो तो तुमको आखिरी की 5 पुस्तकें बन जाएंगी। और कर्मकांड पढ़ लो नॉर्मल एक बार, तो अपने को मतलब शुरू की जो इसकी 11 पुस्तकें वो बन जाएंगी। और जीवकांड कर्मकांड दोनों पढ़ लो तो तुमसे पूरा धवला भी बन जाएगा, ऐसा रहता है। और धवला जयदेवला पढ़ लोगे तो महाधवला फिर ऐसे ही पढ़ लोगे, ये क्रम रहा। महाधवला और सब पढ़ लोगे तो उसका नहीं, फिर द्वादश हो जाएगा। ठीक है, अपना द्वादश यही है फिलहाल तो अभी। ये 7वां अधिकार है ना, 10वां 11वां? हाँ, 7वां वेदगो, ठीक है। अब कितने अधिकार बच गए? पुस्तकें तो 5 बच गई, और अधिकार कितने रह गए? 8। तो 8 का 8 अधिकार और 5 पुस्तकें कल हो जाएंगी। चले भाई, आज अपन विषय चालू कर दें। झीणा एक आध फ़ोन सबके बिजी है क्या? बोलो। एक यहाँ रख देते, हाँ, वरना मेरा ही तो फ्री है यार, वो रिकॉर्ड हो रहा है, भूल गया अपनी निधि। जमा कराना रहता है तो वो देगा। फ़ोन जमा कोई नहीं, वो लेट जाना तो मेरा बोलना, बैठे थे क्लास में। कि हम डांट दिया कर। किसने डाल दी? अरे तुम नाव जी करते हैं ना, क्या कहना, बोल देना। थोड़ी एक मिनट की बस। चलो ठीक है, 1 ही मिनट में है ना, ठीक है। जब तक अपन और देखो, चलो धवला देख लेते हैं थोड़ा जब तक। भाई धवला में ऐसा है, जीवकांड और कर्मकांड 2 हैं। जीवकांड में वो है अपनी 20 प्ररूपणाएँ,
20 प्ररूपण है, 14 उसमें मारना है। गई इंदी सुकाए जोगे वेदे कसायणाणे संयम दन संलेस्य भव्य संवत्सर निहारे। तो इनका वर्णन अपने को पहले से लेके 5 ही पुस्तक में, यानी जीव कांड तुम्हारा कहाँ है? धवला में, धवला 1 से लेके धवला 5 तक क्या है आपका? जीव कांड। अब 14 मारना है, 14 मारना हो मैं चाबी है क्या? चलो बढ़िया है फिर तो, चलो जीवी कांड बस रख लेते हैं। 14 मारना अपनी है। अपने गोमट सार में तो हर मारना को लिया और समझा दिया, लेकिन हर मारना को समझने के 8 तरीके भी है कुणाल। सत, संख्या, क्षेत्र। तो गति मारना कैसे समझेंगे? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत। गति में लगेगा, ये सेम इंद्रिय में, ऐसे करके करेंगे। तो जो इसमें ऐसे देखो अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो तुम सत को पकड़ो, सत उसमें 14 मारना करो, फिर संख्या पकड़ो उसमें 14 मारना करो, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर गति मारना पकड़ो उसमें सत संख्या आदि 8 लगा दो, है ना? 8 में से 1 को पकड़ो 14 लगा दो, या फिर 14 में से 1 को पकड़ो 8 लगा दो। तो यहाँ पर आचार्य देव ने क्या किया है? आचार्य देव ने यहाँ पर 8 पकड़े और उसमें 14 लगाए। तो पहली दूसरी पुस्तक में इसमें सत प्ररूपणा है, ठीक है? पहली दूसरी पुस्तक में सत, तीसरी पुस्तक में संख्या, चौथी पुस्तक में क्षेत्र, स्पर्शन, काल, फिर 5वीं पुस्तक में भाव, अंतर, भाव, अल्प बहुत। ये 5 पुस्तक। और 6वीं पुस्तक में क्या है? 9 चूलिका है। तो 6 मिला के पहला खंड है जीवठान। तो 6 खंड जो धवला के 6 खंड हैं, षटखंडागम के 6 खंड, उसमें से जीवकांड निकला है केवल पहले खंड में से, बाकी 5 खंड से कर्मकांड निकला है। ऐसा अपन ने ब्रेक में भाई समझ लिया आपके, ठीक है? चलो आ जाओ। जीना संग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच संग्रह या कर्मकांड कहते दोनों का मिला के उसे ही कहते हैं। किसे? जीव का गोमट सार का नाम पंच, एक पंच संग्रह ग्रंथ भी है, पंच संग्रह का अलग ग्रंथ भी है। चलो आते हैं अभी तो अपन फिर पुनः इसका मंगलाचरण करते हुए। आज अपन कितने मिनट है अपने पास? 20 मिनट है। चलो। झाय जिणिंदयन्दम जाणालल झीण घायिकं मनसम जीणा जीण हियारम जहो वै संपया से हम। जीणा जीर्ण चूलिया, जीणा जीर्ण चूलिका, जिन जिनेंद्र चंद्र या चंद्र प्रभ जिनेंद्र, कैसे भी अर्थ ले सकते हैं। ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा घाती कर्मों को विध्वस्त कर दिया है, उनका ध्यान करके मैं टीकाकार जीर्ण जीर्ण नामक अधिकार को उपदेशानुसार प्रकाशित करता हूँ। बराबर। चलो अब देखो ऊपर देखो, ये जो फूल बना है ऊपर मूल में देख लो, देखो चूलिका का मंगलाचरण फूल बना है। फूल बन के जो बोल्ड में लिखा है वो है अपना चूर्णी सूत्र। सूछे चूर्णी सूत्र है। तो झीणम झीणम ये वाला ना। हाँ, एक तो झीण मजीणम, हाँ, ती विहासा पदस्य विहासा कायव्य, यानी एक तो यानी यह, मतलब अब से क्या करेंगे? एक तो यानी इसके बाद से क्या करेंगे? झीण झीण ती, ती मतलब होता है इति। प्राकृत में पहले शब्द का लोप जब चाहे होता रहता है, यदि वो व्यंजन ना होगे, वो खाली स्वर है तो उसका लोप होता रहता है। ड़मोरी हंताड़म के आ का भी लोप होता रहता है, ड़मोरी हंताड़म, ऐसा भी है ना। चलो तो ये अपना झीणा झीणम इति पदस्य, पदस्य यानी इस पद की क्या करेंगे? विहासा। विहासा प्राकृत शब्द है, संस्कृत है इसका विभाषा, और विभाषा यानी है विशेष प्रकार से भाषण करना, सो विभाषा यानी सीधी बात है टीका करना। को टीका करने के लिए एक रौड़िक शब्द क्या है? विहासा। कायव्य यानी करनी चाहिए। चलो आ जाओ नीचे। तो जो ब्रैकेट फूल बना है, ये फूल क्या है? चूर्णी सूत्र। और गाथा तो रेयर आएगी, क्यों भैया? 16 पुस्तकें इतनी ज़्यादा हैं, उसमें 233 गाथाएँ हैं, 233, जिसमें से 35 तो एक साथ कौन सी पुस्तक में आई है? अपना ये वेदक हो गया है, 1 मिनट, मैं संक्रम बंध 8वीं पुस्तक में, 8वीं पुस्तक में एक साथ 35 गाथाएँ 4 पेज में आ गई, 4-5, तो 35 तो वहाँ लग गई, 35 एक साथ वहाँ लग गई। तो बाकी 15 पुस्तकों में 198 के आसपास में 200 गाथाओं करनी है अपने को। 15 पुस्तक में 200, एक पुस्तक में कितनी आएंगी? उसमें से 20 पहली पुस्तक में निकल गई, 20 एक साथ जो होलसेल में गई ना, वो मैंने बोल दिया। पहली पुस्तक में 20, 8वीं पुस्तक में
35, तो लो 55 तो ये चली गई। अब बाकी 14 पुस्तक में तुम कितनी रखोगे? 3-4 कर लेना, मतलब ऐसे 5-6 तो इतनी आती हैं, समझ गए। और कई बार ऐसा है जैसे अपना 6वां अधिकार चालू हुआ बंदगो, तो ये अपना कौन सा चल रहा है अभी? ये तो अपना चल रहा है, ये तो अपना सत्व ही चल रहा है, लेकिन बंदगो की शुरुआत यानी 8 और 9 पुस्तक में बंदगो है, तो 8वीं पुस्तक में शुरू के 5-6 पेज में ही आ गई बाकी के 4 अधिकार, यानी वो पहला जो अधिकार है ना वेद को, वो चारों का एक साथ गाथा आ गई। अब बाकी 9वीं पुस्तक में तुम्हें मिले ही ना, एक ऐसा बता रहा हूँ कि भाई 8 और 9 पुस्तक 2 में है ना बंदगो, तो बंदगो की जो चारों हैं उसके वेद, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, चारों की गाथाएं तुम्हारी 8वीं की शुरुआत में आ गई, 9वीं में मिली नहीं, एक साथ 4-5 गाथाएं वहाँ आ गई। हाँ, इनमें तो शुरू में 11 अधिकारों में बहुत कम गाथाएं हैं, वो 35 और 20 को अलग कर दें। फिर बाकी के जो आखिरी के 5 अधिकार है ना, उनमें मतलब थोड़ी ढंग ऐसा है कि हाँ थोड़े स्थलों पे गाथा आती रहती है, और पूरी चूलिका में एक तुमको गाथा नहीं मिलेगी, लगभग 120 पेज है, ऐसा रहता है। चले तो चूलिका तो वैसे भी अलग लिखने वाला ही लिखता है ना, ऐसा नहीं है। ये जो झीण शब्द है ना, ये मूल गाथा का शब्द है। उक्कस्म अणुक्कस्म झीणम, या जो ये जो स्थितिक है ना उसको ठिदिक 7 करण का चर्चा मूल गाथाओं में करी है। गाथा में तो कुछ ही नहीं किया भैया, गाथाएं तो बस ऐसी हैं, तत्वार्थ सूत्र है उसमें खाली नाम ले लिया, कुछ किया उसमें, कुछ वर्णन नहीं है तत्वार्थ सूत्र में, और ऐसे सब कुछ है, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे सब कुछ है। ऐसे ही कसाय पाउड भैया तुम्हारे पहले ही लिखा गया था, ये और लेजेंडरी है, इसमें तो खाली 3 गाथाओं में 5 अधिकार हैं। बोलो सुना नहीं सुना? अभी भाववासन नहीं हुआ अभी? 3 गाथाओं में 5 अधिकार, अभी भी नहीं सुना? 3 गाथाओं में 5 अधिकार, एक अधिकार में 1 गाथा तो आनी चाहिए, 3 गाथाओं में 5 अधिकार, गजब। 2-3 अधिकार में ना वो आ गई एक बार, उसी में नाम तुम्हारे तत्वार्थ सूत्र में क्या है भैया, तुम्हारा मतलब अपने तत्वार्थ सूत्र में क्या है, जो नाम ले लिए भेद गिना दिया, विस्तार टीकाओं में है। यहाँ तो एक गाथा आ गई, उसमें आगे के 4 अधिकारों के नाम आ गए, बस 4 अधिकार एक गाथा से निकल गए, खत्म, अधिकार निकाल दिया। तो शब्दों से अपन व्याख्या निकाल रहे हैं तत्वार्थ सूत्र में, ये उससे ही पहले लिखा गया है, अधिकार निकाल दिए एक साथ। वो अधिकार तुम पढ़ते रहो, जो सत्व के 4 अधिकार है ना, वो एक ही गाथा में लिखा है उनने, और कोई वर्णन नहीं है। कसाय पौड़ में कुछ नहीं है। और तो कहीं हमें इंडेक्स तो नहीं मिल गया खाली? यही है इंडेक्स, ये तो क्या इसीलिए वो जो है ना, हमने आपको बोला, क्या बोला, एक साथ 35 गाथाएं वहाँ आ गई, वो 35 गाथाएं इंडेक्स जैसी नहीं है, वो कैसी हैं, वर्णन वाली हैं। तो उन्होंने बोला ये ऐसी शैली तो है नहीं किनकी, गुणधर आचार्य की, तो इंडेक्स बनाया था, ये विस्तार कहाँ से आ गया? विस्तार हो सकता है किसी परवर्ती आचार्य ने किया हो, इसलिए एक मत रहता है कि भैया ये, हाँ इनने 53 180 + 53 तो इनने नहीं लिखी होंगी, ऐसा रहता है। क्लियर है? चलो अब थोड़ा पढ़ते हैं अपन यार। अब तक और ये जो 418 नंबर का है, ये तो आप लोग इसमें देखोगे अपने को सर्वार्थ सिद्धि में भी ये जो है ना साइन, ये वाला साइन, सर्वार्थ सिद्धि में पैराग्राफ चालू होते हैं, तो ये वाला साइन अपने को मिलता है। अब तक गाथा में आए हुए उक्कस्म अणुक्कस्म, ये देखो मैंने ही बोला था, उक्कस्म अणुक्कस्म झीणम ऐसे करके। उक्कस्म अणुक्कस्म मतलब था प्रदेश विभक्ति, समझ लो, बोल रहा हूँ बस मान लो, आज्ञा सम्यक करते चलो कि भैया उक्कस्म अणुक्कस्म जो है इसका मतलब क्या था, प्रदेश विभक्ति। प्रदेश विभक्ति के बाद क्या है, 2 चूलिकाएँ हैं, उसके लिए शब्द आया था झीणम। मूल गाथा में देखो भी तुमको दिखा दें, इसलिए तो लाया था। ये है अपना कसाय पाहुड़ मूल ग्रंथ भी है, ये अपना क्या है, इसमें केवल चूर्णी सूत्र का हिंदी, ऊपर चूर्णी सूत्र और नीचे हिंदी और 233 गाथा है, बस इतना किया है, और कहीं विशेषार्थ लिखा है, ऐसा है। लास्ट में 180 या 233 गाथाओं का पूरा यहाँ पर वो जो देते हैं पाठ, गाथा बस दिया है, चूर्णी सूत्र का तो पाठ देंगे तो फिर वो दुगना हो जाएगा, 7009 है। देखो भैया ये है तुम्हारा, ये गाथाएँ हैं, ये है पैड़ीय मोहनिज्जा बेहत्तीय ठिदिये अनुभागे, तो यहाँ पैड़ी आ गया, तो इससे पैड़ी विभक्ति एक अधिकार निकल गया। देखो एक ही गाथा है, इसी में से क्या निकल गया, पैड़ी, पहला मतलब दूसरे नंबर का अधिकार निकल गया। मोहनिज्जा बेहत्ती, बेहत्ती मध्य दीपक है, इसके साथ लग जाएगा। मोहनिज्जा मतलब मोह की, मोह का वर्णन करना है, किसका, मोह की विभक्ति करनी है, प्रदेश के साथ, एक प्रकृति के साथ। फिर ठिदी दूसरा अधिकार निकल गया, मतलब तीसरा, पेज 2 पहला है, अनुभागे चौथा निकल गया, और उक्कस्म अणुक्कस्म 5वां प्रदेश, उक्कस्म अणुक्कस्म बोला प्रदेश का, और फिर इसके बाद झीणम और ठिदियम,
झीणा झीणम अपनी इसको समझ लो 5 पॉइंट मतलब चूलिका है इसकी 5A और 5B ऐसा समझ लो। ये एक गाथा में तुम्हारी इनने दो से लेकर 7वीं पुस्तक पूरी कर दी। ऐसा इंडेक्स हो तो ऐसा हो 7 पुस्तकें लिखी जाए एक गाथा पे। क्लियर। चलो अब देखो उक्कस्मणुक्कस्सम के बाद गाथा में क्या शब्द था? उक्कस्मणुक्कस्सम झीणा झीणम यठिदीयम च। तो झीणा झीण पद आया है उसका विवरण करना चाहिए। इस प्रकार सूत्रार्थ का संबंध है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भैया अब नए श्रोता आते हैं तो भी विभाषा का मतलब बार बार बताते हैं। सूत्र में देखो ये मूल है सूत्र, ये जो बोल्ड में था। अब एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। जय धवला और धवला की शैली है जो सूत्र है उसमें यदि 5 शब्द आए हैं, है, नहीं, इनको छोड़ के कभी कभी उसको ही पकड़ते हैं। जैसे तो भाई मैं टोडरमल स्मारक पढ़ता हूँ तो मैं मतलब कौन, तो वो बताएंगे वो टीका में मैं मतलब यहाँ पर ये टोडरमल स्मारक कहाँ है, भी जयपुर में, यहाँ। ऐसे एक एक शब्द को पकड़ के टीका करते हैं। तो यहाँ आया आगे, इससे आगे, ये था ना पीछे क्या था, इससे आगे। अब इससे आगे का मतलब तो सभी समझते हैं। झीणा झीण का मतलब नहीं पता था तो उनने नीचे बता दिया 418 पैराग्राफ में। फिर इस पद का विवरण ऊपर शब्द है विभाषा, ठीक है। तो आगे बता रहे विभाषा किसे कहते हैं और करना चाहिए भी सरल है, उसका क्या ही आपको बताएं। सूत्र से जो अर्थ सूचित होता है उसका विशेष रूप से विवरण करना विभाषा है। वी यानी विशेष, भाषा यानी भाषण करना। जो अर्थ है उसका विशेष रूप से भाषण करना सो विभाषा है। यह इस पद का अर्थ है। विभाषा अर्थ विवरण का है, यह इसका तात्पर्य है। बरोबर से विशाल भाई। यदि कोई ऐसी आशंका करे कि प्रदेश विभक्ति का विस्तार से कथन हो लिया है, अतः ये दिल्ली लैंग्वेज नहीं आ गई, हो लिया, अतः इस अधिकार के कथन करने की क्या आवश्यकता है। भाई प्रदेश हो गया ना, अब तुम चूली का क्यों लिख रहे हो, हम समझ गए सर। ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है क्योंकि उसी के चूली का रूप है अधिकार स्वीकार किया गया है। शंका, यह अधिकार प्रदेश विभक्ति अधिकार की चूली का है, सो कैसे। प्रदेश विभक्ति समझ रहे हैं ना भैया, 6वीं 7वीं पुस्तक है, पूरी 6वीं और आधी 7वीं। प्रदेश विभक्ति का कथन करते समय उत्कर्षण के द्वारा, देखो प्रदेश है ना, प्रदेशों का क्या होता है, उत्कर्षण उपकर्षण होता है। तो प्रदेश विभक्ति का कथन करते समय उत्कर्षण के द्वारा क्या किया, उत्कृष्ट प्रदेश संचय का भी कथन किया है। प्रदेश संचय क्या होता है, प्रदेश यानी होता है एक समय में जो कर्म आ रहे हैं उसको अपन बोलते हैं समय प्रबद्ध, और जितनी तुम्हारी सत्ता में पड़े हैं लास्ट जो आखिरी बंदा होगा उससे लेके आज तक, इस पूरे को बोलते हैं संचय, प्रदेशों का संचय। यानी कहने का मतलब है जो अपनी सत्ता, प्रदेशों की सत्ता, तो वही प्रदेश संचय। संचय मतलब आप स्टोरेज क्या बोलते हैं, वो अपन पूंजी बचा के रखते ना, वो प्रदेश संचय का भी कथन किया है। और अपकर्षण के वश से क्षपित कर्मांश के जगन्य प्रदेश संचय का भी कथन किया है। देखो 2 प्रकार के जीव होते हैं, गुणित कर्मांशिक, क्षपित कर्मांशिक। यानी ऐसा है तो भाई तुम्हारे भी अनंत प्रदेश हैं आत्मा में, तुम्हारे भी, तो अपन सबके, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके हैं अपने को तो नहीं पता, लेकिन जिसके सबसे ज़्यादा होते हैं उसकी पूरी विधि बताई गई है। क्षपित कर्मांशिक मतलब होता है जिसके सबसे कम प्रदेश हैं, और गुणित कर्मांशिक मतलब जिसके सबसे ज़्यादा प्रदेश हैं। इसका वर्णन कहाँ आया था, इसका वर्णन यहीं अभी जो 6वीं 7वीं पुस्तक है इसमें आया था। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश, सबसे उत्कृष्ट प्रदेश, उससे ऊपर कोई नहीं, प्रदेश से कुछ होता तो है नहीं, है ना, स्थिति अनुभाग तो बढ़ते हैं नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदेश जिसके होंगे उस जीव को क्या बोलते हैं, गुणित कर्मांशिक जीव। कर्मांश मतलब क्या होता है, संयम। कर्मांश मतलब होता है प्रदेश, कर्मों का अंश। मंगलाचरण में ही देखा था ना, झीण घाई कम मनसम, तो घातिया कर्मों के अंश यानी प्रदेशों का नाश कर दिया। तो जो गुणित कर्मांशिक है मतलब उसके बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रदेश हैं, और क्षपित कर्मांशिक के सबसे कम प्रदेश होते हैं। तो भैया अपन ने ये सब प्रदेश संचय, उत्कृष्ट यानी गुणित कर्मांशिक भी देख लिया और क्षपित कर्मांशिक भी देख लिया। देखो नए शब्द आएंगे थोड़े थोड़े, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अभी अधिकार टर्न ले रहा है। जब अपन इसमें प्रवेश कर जाएंगे ना तो अपने को ज़्यादा नया कुछ रहेगा नहीं। तो एक बार मैंने बता दिया क्षपित कर्मांशिक क्या होता है, गुणित कर्मांशिक क्या होता है, ये अपने को याद रहना चाहिए। क्षपित क्षपित कर्म प्रदेश से मतलब क्या, प्रदेश क्या कहना चाहिए, परमाणु, मतलब काउंटिंग ऑफ परमाणुस, प्रदेश कम वाले की शपथ, जो सबसे कम, हाँ सबसे ज़्यादा वाले, हाँ। अभाव से जो गुणा वाले हैं वही लोवेस्ट वाले और सिद्धों नहीं से नहीं जो नहीं भाग वाले वैसा?
ये तो तुम एक समय में अपन अच्छा जो संचय सत्ता असंख्यात समयों का टोटल और एक एक समय में अनंत कर्म अनंत प्रदेश वो ठीक है। ये पैराग्राफ अपन कर लेते हैं, फिर विशाल का 7 बजे से क्लास है ना। चलो, तो अपकर्षण के वश से अपन क्या करते हैं, क्षपित कर्मांश के जगन्य प्रदेश संचय। जगन्य प्रदेश संचय यानी सबसे कम प्रदेश होंगे तो अनंत ही, लेकिन सबसे कम वो किसके होंगे, उस जीव को क्या बोलते हैं, क्षपित कर्मांशिक जीव। यहाँ लिखा नहीं, बता रहा हूँ मैं, क्षपित कर्मांशिक जीव। और सबसे ज़्यादा प्रदेश होते हैं वो गुणित कर्मांशिक जीव है। इसकी पूरी प्रोसेस है कि भाई बार बार उपशम श्रेणी चढ़वाओ उसको 4 बार, उसके कर्म झड़ेंगे, छायक सम्यक करवाओ, ऐसा जीव क्या बनेगा, क्षपित कर्मांशिक। और बार बार साध्वी नरक भेजो, बार बार जितनी बार वो साधिक 2000 त्रस्पर्या का वही कहा था, साधिक 2000 सागर, जितनी बार पॉसिबल उतनी बार भेजो लगे। ऐसा जीव के उत्कृष्ट योग होते हैं। ज़्यादा प्रदेशों में ज़्यादा योग से ज़्यादा प्रदेश आते हैं, कम योग से कम प्रदेश। उपशम श्रेणी वाला उसको 4 बार उपशम श्रेणी चढ़वा के निगोद भेज देते हैं, जा निगोद जा बैठा रहा। उसको क्या, निगोद में योग कम है, चिल है ना, वहाँ पर दुख है खूब, लेकिन प्रदेशों में कोई योग नहीं है, तो वो योग नहीं है तो प्रदेश कम आते हैं। तो ऐसा करते हैं, ऐसा। और जिसके ज़्यादा अपन को करवाना है उसको क्या करें अपन, नरक भेजो। नरक में बहुत योग है, 6 प्रत्यय बताए। योग तो एक नॉर्मल है भाई, ऐसे करके 6 प्रत्यय होते हैं कि 6 काम ये होने चाहिए तो जीव के ज़्यादा प्रदेश होंगे, ज़्यादा प्रदेश बनेंगे। संक्लेश होना चाहिए, उत्कर्षण होना चाहिए, योग ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे करके आयु बड़ी होनी चाहिए, काय स्थिति बड़ी होनी चाहिए, और अपकर्षण भी उसमें एक है। पूरा समझना, अभी वो एक गोमट सार में है जीव का, प्रदेश भी घटते हैं, ये पूरा ट्रिक है, वो समझेंगे तब समझ में आएगा। का कथन किया, किंतु वहाँ इस विशेषता का सम्यक रीति से विचार नहीं किया। सीधी बात है, कोई भी आचार्य चूलिका लिखते हैं तो टीकाकार बोलता चूलिका की आवश्यकता क्या थी, फ्री में कुछ भी नहीं लिखते, तो वो ये बताते हैं कि इसका भी कुछ ना कुछ औचित्य है, बस यही बता रहे हैं। तो इसका वहाँ पर विशेष रूप से विचार नहीं किया है कि क्या, किस स्थिति में स्थित कर्म का उत्कर्षण और अपकर्षण योग्य है। क्या बोला अपन ने, कहा था ना 7 करणों की चर्चा करेंगे, तो कौन सा कर्म है जिसका उत्कर्षण हो सकता और किसका अपकर्षण हो सकता, किसका उत्कर्षण नहीं हो सकता, किसका अपकर्षण नहीं हो सकता, ये सब क्या वही हो गया ना तुम्हारा। जिसका हो सकता है तो उत्कर्षण करण लगा दोगे, नहीं हो सकता तो निकाचित लगा दोगे। यही तो है झीण अजीर्ण, झीण यानी रहित, अजीर्ण यानी सहित, तो वही है। इसका वर्णन पूरी चूलिका में नहीं किया, पूरे अधिकार में नहीं किया, इसलिए हमको चूलिका अलग से लिखनी पड़ी। ऐसा वहाँ ये तो बताया कि उत्कर्षण करके आप क्या कर सकते हो, गुणित कर्मांशिक, अपकर्षण करके क्या कर सकते हो, मोटा मोटा बोल रहा हूँ, लेकिन करना किसका, इतने सारे कर्म है, किसका हो सकता है, तो उनने अब बता रहे किस किसका हो सकता है, योग्य है। तथा किस स्थिति में स्थित कर्म उत्कर्षण और अपकर्षण के, पहले बोला योग्य हैं, अब बोल रहे अयोग्य हैं। तो योग्य में आ गए तुम्हारे 4 करण, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और उदीर्णा, और अब नहीं वाले में उपशांत निवृत्ति निकाचित। तथापि इसका विचार करना आवश्यक है। अतः इस प्रकार की शक्ति के सद्भाव और असद्भाव के कारण झीना इस संज्ञा को प्राप्त हुए कर्म परमाणुओं का स्थिति की अपेक्षा कथन करने के लिए अधिकार आया है। इसलिए इसे चूलिका कहने में कोई विरोध नहीं है। फूलचंद जी का विशेषार्थ है, विशाल जाना हो तो अभी फूल चूलिका में अभी वही बता देंगे, ज़्यादा विशेष आएगा नहीं, सरल सा है। पूर्व में विशेषार्थ करके अपनी पूरा करते हैं, आगे से कल पढ़ेंगे। पूर्व में प्रदेश विभक्ति का विस्तार से विवेचन किया है। प्रदेश विभक्ति 6वीं 7वीं पुस्तक है ना, 6 और 7वीं आदि। तथापि उससे यह बात ज्ञात ना हो सकी कर लेना, सकी कि सत्ता में स्थित कर्म परमाणुओं में से कौन से कर्म परमाणु का उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदय का मतलब यहाँ पर लेना उदीर्णा, क्योंकि एक नियम है 9-10 अपवादों को छोड़कर कि जिसका उदय होता है उसकी उदीर्णा नियम से होती है। जिसका उदय हो रहा है, उदीर्णा कोई बड़ी बात नहीं है। प्रवचनों में अपन ने वो मटके वगैरह फोड़े हैं तो उसमें थोड़ा ऐसा लगता है रेयर चीज़ है, मटके नहीं फूटते हैं, नॉर्मल है बिल्कुल, जैसा तुम्हारा सांस लेना नॉर्मल है ना, ऐसे अब उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण इतना नॉर्मल है, ऐसा नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। कौन से परमाणु इसके अयोग्य हैं। इसी प्रकार इससे यह भी ज्ञात ना हो सका कि इन परमाणुओं में से कौन से परमाणु उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त हैं, कौन से परमाणु निषेक स्थिति प्राप्त हैं और कौन से परमाणु अधा निषेक। ये देखो 3-4 नए शब्द आ गए, निषेक स्थिति, अधा निषेक स्थिति, कौन से परमाणु उदय स्थिति। इन सब का वर्णन कहाँ मिलेगा, 2 चूलिका है ना भैया, तो जो स्थितिक चूलिका है वहाँ पे इसका वर्णन आएगा। तो फूलचंद जी तो सब पढ़ा है, फूलचंद जी ने 16 पुस्तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मतलब वो करते हैं, पूरी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि पहली पढ़ी और ख़त्म निकाल दी, ऐसा नहीं है, जल्दी कोई नहीं है।
तो वो ये भी बता रहे हैं कि अभी देखो, अभी अपन ने जितना मूल पढ़ा, यदि मूल नहीं पढ़ते तुम लोग, मूल बस पढ़ते और मैंने जो बताया एडिशनल वो नहीं पता चलता, तो तुमको पता ही नहीं चलता कि बाद में एक और चूली का है। अब फूलचंद जी से तो हमने सीखा है ना, इसकी प्रस्तावना पढ़ के आए, उसमें पता चला भी ऐसा ऐसा है, इंडेक्स पढ़ा, उधर हमको पता चला। तो ये फूलचंद जी आगे की बात भी कर रहे हैं। ये जो विशेषार्थ किसके लिए लिखा है, इस चूलिका की सुरक्षा के लिए भी लिख दिया और अगली चूलिका, परंतु इन सब बातों का ज्ञान करना आवश्यक है, इसलिए प्रदेश विभक्ति की चूलिका रूप से झीणा झीण देखो और स्थितिक आ गया। अगली चूलिका भी यहाँ पर इन्हें विशेषार्थ में ले ली। ये तो अधिकार कह लो, चूलिका कह लो। चूलिका का अर्थ है पूर्व में कहे गए किसी विषय के संबंध में विशेष वक्तव्य, बराबर है। ये द्रव्य संग्रह में भी यही परिभाषा दी है चूलिका की, और धवला 6 में भी यही दी है। आशा यह है कि पूर्व में जिस विषय का वर्णन कर चुकते हैं उनमें से बहुत सी बातें छूट जाती हैं जिनका कथन करना आवश्यक रहता है, या जिनका कथन किए बिना उस विषय की पूरी जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए इन सब बातों का खुलासा करने के लिए एक या एक से अधिक स्वतंत्र अधिकार रचे जाते हैं जो मुख्य अधिकार नहीं होते हैं। जिनका पूर्व अधिकार से संबंध रहता है वे सब अधिकार क्या कहलाते हैं, चूलिका कहलाते हैं। प्रकृत में प्रदेश विभक्ति का कथन किया जा चुका है, किंतु उसमें बहुत सी बातें ऐसी रह गई जिनका निर्देश करना आवश्यक था। इसकी पूर्ति के लिए झीणा झीण और स्थितिक ये 2 चूलिकाएँ आई हैं। ठीक है, अब कल से 419वां पैराग्राफ अपन कल से पढ़ेंगे। अभी कुछ पूछना हो तो, वरना बात यहीं पर पूरी करते हैं। बताओ भैया, क्लियर? कुछ छूट गया नोट्स? जीव के प्रदेश थोड़ी होते हैं ज़्यादा कम। जीव के प्रदेश नहीं, कर्मों के प्रदेश, कर्मों के प्रदेश। उस जीव ने जो बांधा। ऐसे तो क्या है, अपन जब छोटे थे तो अपन के आत्मा के प्रदेश कम थे, कंप्रेस थे, यानी आकाश के प्रदेश। आत्मा के प्रदेश तो उतना ही है लोक प्रमाण, लेकिन ऐसे लोक प्रमाण संकोच होकर जितने आकाश के प्रदेश घेर रहे थे वो मम्मी के पेट में बहुत कम थे। 9 महीने बाद उससे संख्यात गुना बड़ा हो गया, बाहर आके अपन और संख्यात गुने बड़े हो गए। तो जगन्य अवगाहना जीव की है, मनुष्य गति की नहीं बोल रहा हूँ, जीव की बोल रहा हूँ, निगोदिया जीव की भी, घनांगुल का असंख्यात भाग। और जो महामत से भी है सबसे बड़ी अवगाहना उसकी है, क्योंकि यहाँ नरकों में कौन है सबसे बड़ा, 500 धनुष 7वें नरक में। वहाँ ऊपर जाओ तो ऊपर तो जाके 1 हाथ मिलता है, वहाँ तो और हाइट कम होती है सरवार सिद्धि में, 1 हाथ की शरीर, यहाँ नीचे ज़्यादा होता है। और मनुष्यों में 525 और त्रियंचों में सबसे बड़ा होता है महामत से, जो 100,000 योजन बाई 500 बाई 250 योजन इतना होता है। तो उसके होते हैं संख्यात घनांगुल। कितने होते हैं? संख्यात घनांगुल। तो अपन की अवगाहना भी कितनी है? संख्यात घनांगुल। महामत्स्य की भी कितनी है? भले ही वो स्मारक से 10 गुना बड़ा होगा, लेकिन उसकी अवगाहना कितनी है? 10 गुना क्या, बहुत बड़ा होगा। पूरा तुम्हारा प्रमाण से निकालेंगे नहीं, प्रमाण से नहीं निकालेंगे, प्रमाण से नहीं। क्यों? क्योंकि जो शरीरों का माप है वो व्यवहार से चलता है, इसलिए मैं थोड़ा वो बोल रहा था। बाकी प्रमाण से ले तो तुम्हारे 100 बार भारत नप जाए। भारत में कितने हैं भैया? ऊपर से नीचे 3000 किलोमीटर है। वो अभी चर्चा अपन बाद में करेंगे, वो क्या है, एक थोड़ा ज़्यादा समाज में विकृत विषय हो गया है। भरत चक्रवर्ती की जो अपन कर देते हैं उस पर अभी आधी शोध हुई है मेरी, और पूरा जब विशेष मुझे पता चल जाएगा तब मैं बोलूँगा। अभी तो ये विचार है कि भैया चक्रवर्ती की कितनी हाइट होती है? 1 धनुष प्रमाण में, क्योंकि मतलब मेरा चिंतन ये है अभी तक, क्योंकि त्रिलोक सार की स्पष्ट गाथा है कि जीवों की शरीर की हाइट वगैरह नापने के लिए कौन से योजन धनुष कुछ भी है, किसका प्रयोग करते हैं? व्यवहार का। और जो अकृत्रिम रचनाएं हैं इनके लिए प्रमाण का। तो चक्रवर्ती कौन है? तो वो होगा 500 व्यवहार धनुष, और 500 व्यवहार धनुष का क्या बनता है? 1 प्रमाण धनुष। 1 प्रमाण धनुष का वो अपना चक्रवर्ती है। ऐसा अभी की तारीख में मेरा है, विद्वान चर्चा करेंगे क्योंकि ऐसा स्पष्ट कहीं लिखा है नहीं, लेकिन चूंकि ये गाथा है कि शरीरों का माप किससे होता है? व्यवहार से। तो प्रमाण उसका क्या होगा? 1 प्रमाण उसका 500 व्यवहार का 1 प्रमाण, योजन अंगुल धनुष सब हो जाता है। और आत्मा अंगुल तो ठीक है, अपना अपना माप लो। जैसे अपना ये है, उसमें आया 24 अंगुल का 24 अंगुल का अपना एक हाथ होता है। 24 अंगुल का एक हाथ नहीं, ये हाथ इतना होता है। 24 देखो, विलस्ती मतलब होता है बेता, तो उन्होंने बोला 2 विलस्ती का 1 हाथ होता है। 2 विलस्ती मतलब यहाँ से 1 बेता 2 बेता, 2 बेता का हाथ, तो 2 विलस्ती का 1 हाथ होता है। और 1 विलस्ती कितना होता है? 1 विलस्ती होता है तुम्हारा 12,
12 अंगुल। तो हाथ कितना हो गया? 24। देखो भैया यहाँ देख लो, मोटा पतला अलग अलग लगाना, अभी तो वो समचतुरस्र संस्थान के हिसाब से लगाना। अपना क्या होता है, जैसे मेरा हाथ है, हो सकता है तुम्हारा लंबा ज़्यादा हो मेरे से, सही है, लेकिन ये जो चौड़ाई है ये मेरी ज़्यादा है, बराबर है, हो सकती है मतलब। तो अब मैं ऐसे अंगुल नापूंगा, 4 हो गए यहाँ, फिर 4 हो गए, कितने हो गए? 8, 12, 16, 20। अब देखो भैया थोड़ा अपना ज़्यादा है तो हमें 2 अंगुल आगे निकल गए, तो हमारा तो 22 में ही हाथ हो गया। और तुम करोगे तो तुम्हारा 24। एक तुमको बता दिया कि ये माप है। अब अपने शरीर उल्टे सीधे होते तो क्या करें, अपने हाथ में नहीं है। मेन किसके शरीर से नापते हैं? वही जिसके समचतुरस्र है संस्थान, ऐसे, ठीक है। तो पूरा वर्णन आता है कितना कितना कितना